हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं सोनू जगदाले गावड़े आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन से अगले 25 क्वेश्चन। लास्ट लेसन में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एमसीक्यूज़, जो कि पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। आज फिर से हम अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एन एजेंट दैट हैज़ द पावर टू किल बैक्टीरिया, जो ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम है। ऑप्शंस हैं ए बैक्टीरिसाइड, बी एंटीसेप्टिक, सी बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट या डी डिसइंफेक्टेंट। हालांकि जो टर्म है बैक्टीरिसाइड, ये दो वर्ड से मिलकर बनाया है, बैक्टीरिया एंड साइड। तो इसका जो प्रीफिक्स है साइड का मतलब होता है किलिंग, तो हमारा सही आंसर है बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक के रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया किल नहीं होते। एंटीसेप्टिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पे ही नहीं, काफ़ी सारे पैथोजेंस पर इफेक्टिव होते हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बैक्टीरिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मामीटर इज। सेवलॉन का कौन सा हम स्ट्रेंथ लें जो थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए काफ़ी है। ए इज़ 1:30, बी इज़ 1:20, सी इज़ 1:40 एंड डी इज़ 1:10। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1:30। थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर आपने देखे होंगे, मरकरी वाला, नॉट डिजिटल वन, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए 1:30 स्ट्रेंथ वाला सेवलॉन यूज़ किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडीन होता है, सेट्रामाइड होता है, एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स 100 ml वाटर सॉल्यूशन के साथ ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम स्टेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम, अल्फ्रेड ग्राम, रॉबर्ट कोक, लुई पास्चर। तो करेक्ट आंसर इज क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया था, और जिसके कारण हम बैक्टीरिया को तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर पाए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्ट्रक्चरली नहीं, बहुत तरीके से अलग होते हैं, उनका बायो मेटाबॉलिज्म भी बहुत अलग होता है, यूजेस ऑफ शुगर एंड देयर स्ट्रक्चरली दे आर वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन इज एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन। करेक्ट आंसर इज स्लाइटली एसिडिक। जो हमारी नॉर्मल यूरिन होती है बेसिकली ये स्लाइटली एसिडिक होती है, और अगर ये डिपेंड करता है एक्चुअली आपकी डाइट के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं या फैट कंज्यूम करते हैं तो ये यूरिन का जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन भी हो जाता है। 30th क्वेश्चन, डॉक्टर साल्क डिस्कवर्ड अ वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। डॉक्टर साल्क ने कौन सा वैक्सीन डिस्कवर किया था और कौन सी डिसीज़ के लिए बनाया गया था। ऑप्शंस मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस या पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स और टिटेनस। तो डॉक्टर साल्क ने पोलियोमाइलिटिस के लिए वैक्सीन बनाया था। ये एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर और वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बनाया था। 31st क्वेश्चन, एलर्जेंस कॉज। एलर्जेंस क्या कॉज करते हैं। ए ब्रोंकाइटिस, बी अस्थमा, सी ब्रोंकिएक्टेसिस एंड डी निमोनिया। द करेक्ट ऑप्शन इज बी अस्थमा। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें जो ब्रोंकाई होता है लंग्स में, उसमें स्पैज़म देखा जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। और मेनली अस्थमेटिक अटैक के लिए एलर्जेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसे हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, जिसमें IgE एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती है, IgE एंटीबॉडीज़ एंड मास्ट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो इट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिविजुअल बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर ब्रिंगिंग माइक्रोब्स इनटू द वर्ल्ड इज। मतलब माइक्रोब्स को सबसे पहले वर्ल्ड में किसने इंट्रोड्यूस किया था या सबका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया था। रॉबर्ट हुक, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोक
और मसाकी उगाटा। आपको पता ही है द करेक्ट ऑप्शन इज एंटनी वॉन लीeuwenhoek, द ड्रैपर इन नीदरलैंड्स, जिन्होंने ब्लड वेसल्स में ब्लड को फ्लो होते हुए भी देखा, यानी आरबीसीज को भी ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन 33, अ कंजेनाइटल हीमोलाइटिक डिसीज कॉज्ड बाय RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, कंजेनाइटल हीमोलाइटिक एंड सेकेंड इज RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये रिलेटेड है आपके RH इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स इफ़ मदर इज़ RH नेगेटिव, मदर अगर RH नेगेटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और जो फीटस है जो डेवलप हो रहा है उसका अगर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मदर की एंटीबॉडीज़ जो हैं फीटल आरबीसीज को नष्ट करने लगे। इस कंडीशन को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो और इसे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल भी माना जाता है, जिसमें मदर की ही एंटीबॉडीज़ फीटस के आरबीसी को तेज़ी से ब्लास्ट करने लग जाती है, इसलिए इसे हीमोलाइटिक डिसीज़ और या हीमोलाइटिक अनीमिया भी कहा जाता है। इसको आप डिटेल में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम कैटालेज हैज़ नॉन प्रोटीन मेटल एज। कैटालेज एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कौन सा है? मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन और जिंक। द करेक्ट ऑप्शन इज आयरन। आयरन जो है कैटालेज से अटैच होके इसको एक होलो एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, जो इसकी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर, ऑप्शंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑल ऑफ दीज। तो एंजाइम्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद बनाते हैं। तो एंजाइम्स क्या है? बेसिकली दे आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, दे आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को, दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। हमारी सेल्स में या हमारी बॉडी में लाखों केमिकल रिएक्शंस एक साथ होती रहती हैं और बिना एंजाइम्स के इनका होना संभव नहीं है। तो एंजाइम्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू A. increase the activation energy, B. decrease the activation energy, C. maintain the constant activation energy, D. none of these. The correct answer is decrease the activation energy. तो एंजाइम अभी हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, उसे क्रॉस करना होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो बिना एंजाइम की सहायता के, कि एंजाइम एज ए कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहे हैं, तो बिना इनकी सहायता के रिएक्टेंट्स इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो एंजाइम क्या करती है? इस बैरियर को ही लो कर देती है ताकि रिएक्शन विजिबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द वर्ड एंजाइम फर्स्ट, या एंजाइम शब्द पहले किसने दिया था? ऑप्शंस आर कूने, पाशर, लिबिग, बकनर। द करेक्ट आंसर इज कूने। विलियम फेडरिक कूने एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रिएक्शन के होने में सहायता करते हैं, इनके लिए एंजाइम्स वर्ड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनएक्टिव प्रोटीन फ्रॉम द एंजाइम। ये एंजाइम, हालांकि ऑल एंजाइम्स, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स एंड ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, लेकिन ज़्यादातर जो एंजाइम्स होती हैं, राइबोजाइम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन हैं। लेकिन ये तभी फंक्शन करती है जब प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर्स साथ में मिल के जुड़ के होलो एंजाइम बना के काम करते हैं। तो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम अपो एंजाइम कहते हैं। सो अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर्स गिव्स यू होलो एंजाइम, दैट इज फंक्शनल एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VDRL टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
A ट्यूब टेस्ट, B रिंग टेस्ट, C स्लाइड टेस्ट, D नन ऑफ दीज। तो VDRL टेस्ट, दैट इज़ वेनरल डिसीज़ रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे कि सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए। तो एक्चुअली इट इज़ β2 ग्लाइकोप्रोटीन डिपेंडेंट टेस्ट। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डिसीज़ टाइटर के ट्रेंड को इंडिकेट करता है, यानी कि अगर टाइटर धीरे धीरे करके लो हो रहा है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस, एलाइजा, ये सब जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं या सीरोलॉजिकल रिएक्शन है, जहाँ पर या तो एंटीजन का या फिर एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाता है। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा सेंसिटिव कब हो जाती है, जब हमें एंटीजन्स का डिटेक्शन करना हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, एंटीजन्स, एंटीबॉडीज़, कॉम्प्लीमेंट, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारा जो सही आंसर है एग्लूटिनेशन इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एंटीजन के डिटेक्शन के लिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज रिलेटिवली लेस सेंसिटिव फॉर डिटेक्शन ऑफ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहाँ पर लेस सेंसिटिव, कम सेंसिटिव है, किसके डिटेक्शन में लेस सेंसिटिव है? A एंटीजन्स, B एंटीजन एंटी कॉम्प्लेक्सेस, C एंटीबॉडीज़, D कॉम्प्लीमेंट्स। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन नहीं कर पाती हैं, है ना, या कर तो पाती हैं लेकिन कम सेंसिटिव है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर एग्लूटिनेशन रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। 42nd क्वेश्चन, रिंग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। रिंग टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, एस्कोलीज थर्मोप्रेसिपिटीन टेस्ट, टाइपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड निमोकोकाई। टाइपिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड निमोकोकाई, और ऑल ऑफ द अबाउ। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ। ये जो टेस्ट है इसमें जो सस्पेक्टेड मटेरियल है जिसमें एंटीजन हो सकते हैं उसको स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट करके डाइल्यूट किया जाता है और उसके साथ में फिर सीरम ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो जंक्शन है, यानी एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के मिलने पर जो जंक्शन बनता है वहाँ पर एक रिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन बनती है, या जिसे हम प्रेसिपिटेशन रिंग भी कहते हैं, जो कि विजिबल होती है, इसलिए इसे रिंग टेस्ट कहते हैं। 43rd क्वेश्चन, precipitation reaction can be converted into agglutination reaction by coating soluble antigen into। देखिए precipitation reaction में antigen and antibody both are in soluble form, जबकि agglutination reaction में antigen जो है वो particle form में है, जिसे particulate antigen भी कहते हैं। तो precipitation reaction को हम agglutination reaction में convert कर सकते हैं अगर हम soluble antigen को पार्टिकुलेट एंटीजन यानी पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इस सॉल्यूबल एंटीजन की हम किसी इनएक्टिव चीज़ पर कोटिंग कर सकते हैं। तो किस किस पर कोटिंग की जा सकती है? क्या वो बेंटोनाइट पार्टिकल्स हैं, आरबीसीज हैं, लेटेक्स पार्टिकल्स हैं, या ऑल ऑफ द अबाउ? तो सभी पर हम, ये सारे इनएक्टिव पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर सॉल्यूबल एंटीजन की कोटिंग करके एग्लूटिनेशन रिएक्शन परफॉर्म की जा सकती है। Next question is, commercially available ELISA kits are used for the detection of। जो commercially available market में ELISA kits available हैं वो किस एंटीजन या सीरोलॉजिकल डिटेक्शन के लिए या कौन सी डिसीज़ डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाती हैं? A रोटावायरस, B हेपेटाइटिस B एंटीजन, C anti-HIV एंटीबॉडीज़, और ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सभी का डिटेक्शन हम एलाइजा से कर सकते हैं। रोटावायरस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, anti-HIV एंटीबॉडीज़
सभी का डिटेक्शन एलाइजा से एवेल्युएशन किया जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़फुल टूल फॉर डिटरमाइनिंग सीरम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। सीरम में एंटीबॉडीज़ की कितनी मात्रा है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, इसका डिटेक्शन हम एलाइजा किट से कर सकते हैं। एलाइजा किट का यूज़ टॉक्सिकोलॉजी में भी किया जाता है और एलाइजा का बहुत बड़ा वास्ट यूज़ है, जैसे माइकोबैक्टीरियम एंटीबॉडीज़ जो ट्यूबरक्लोसिस के केस में बनती हैं, फीसस में यानी एक्सक्रीटा में रोटावायरस का डिटेक्शन, सीरम में हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस का डिटेक्शन, फीसस में यानी स्टूल में ई कोलाई एंटेरोटॉक्सिन का डिटेक्शन, ब्लड सैंपल में HIV एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन। तो एलाइजा एक बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जिससे कि हम एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। 45th क्वेश्चन, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड? ऑप्शंस आर A विडाल टेस्ट, B मिलार्ड टेस्ट, C कान टेस्ट, D रोशक टेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक प्रिजम्पटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिससे कि हम टाइफॉइड डायग्नोसिस कर सकते हैं। यहाँ पर सीरम में हमारे टाइफॉइड अगर है पेशेंट को तो सीरम में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी जिसका टाइटर भी विडाल टेस्ट से डिटेक्ट किया जा सकता है। 46th क्वेश्चन, प्रोपोनेंट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़? लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट ब्राउन। जर्म थ्योरी की शुरुआत यानी द रिलेशन बिटवीन द जर्म एंड द डिसीज़ की शुरुआत किसने की थी? लुई पास्चर। हालांकि रॉबर्ट कोक भी इस ही फील्ड में काम कर रहे थे और दोनों, रॉबर्ट कोक इन जर्मनी एंड लुई पास्चर इन फ्रांस, दोनों इस पर काम कर रहे थे और दोनों को ही इसमें सक्सेस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ फ्रेश यूरिन इज अबाउट? फ्रेश यूरिन का pH कितना होता है? 7.1, 5.0, 8.4 और 9.9। द करेक्ट आंसर इज 8.4। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं pH ऑफ अ बैलेंस्ड बॉडी, तो ये डिपेंड करता है, यूरिन का pH अलग अलग टाइम में अलग अलग आता है। जैसे मॉर्निंग में स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि मॉर्निंग की जो हमारी यूरिन होती है वो थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट होती है, फिर धीरे धीरे करके ये एल्कलाइन होने लगता है। और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर भी कि वो किस तरह का फूड और बेवरेजेस कंज्यूम करता है, इस पर डिपेंड करता है यूरिन का pH। हालांकि फ्रेश यूरिन का pH स्लाइटली अल्कलाइन होता है 8.4। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, RH फैक्टर कैन प्रोड्यूस? RH फैक्टर जो होता है उससे क्या डिसीज़ हो सकती है? A एड्स, B इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, C टर्नर सिंड्रोम, D सिकल सेल अनीमिया। द करेक्ट आंसर इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये एक्चुअली फीटल ब्लड डिसऑर्डर है। हालांकि ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, इसमें दो कंडीशंस बनती है। देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी में हमेशा पहली बार जब एंटीजन से एक्सपोजर होता है तो इंडिविजुअल सेंसिटाइज होता है, उस कंडीशन में आपको कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन सेकेंड टाइम में अगर वही एंटीजन दोबारा आता है तो होस्ट की बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं और वो रिएक्ट करती हैं। तो अभी यहाँ पर हम अगर RH फैक्टर की बात करें तो मदर यदि RH नेगेटिव है और फीटस अगर RH पॉजिटिव है तो फर्स्ट डिलीवरी तो हो जाती है नॉर्मली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि फर्स्ट डिलीवरी के दौरान फीटल RBC मदर के सर्कुलेशन में पहुंच चुके हैं तो मदर का इम्यून सिस्टम उनके लिए एंटीबॉडीज़ बना लेता है। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी यदि अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो मदर की एंटीबॉडीज़ थ्रू द प्लेसेंटा ट्रैवल करके फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं तेज़ी से, जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसके लिए इसे ABO इनकम्पैटिबिलिटी डिसीज़ भी कहा जाता है। यहाँ पर आजकल जो है RH नेगेटिव मदर अगर फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव डिलीवर करती है तो उसे रोगम का वैक्सीनेशन दिया जाता है जो कि 72 आवर्स के अंदर दिया जाना चाहिए ताकि मेमोरी एंटी B सेल्स बनने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर दे मदर के सर्कुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर फाइंडिंग इम्यूनिटी, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट इम्यूनिटी को फाइंड नहीं करता है? A is Schick test, B is Mantoux test, C is VDRL and D is Vidal test. So the correct option is VDRL test. VDRL test जो है सिफिलिस की स्क्रीनिंग करता है, ये जो है मेनली एंटीबॉडीज़ को मेजर करता है. The 50th last question in the portion of microbiology is vaccines and toxoids produce. वैक्सीन और टॉक्सॉइड किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है? A इज़ नेचुरल इम्यूनिटी, B इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, C इज़ पैसिव इम्यूनिटी, D इज़ acquired इम्यूनिटी. द करेक्ट ऑप्शन इज़ एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी बाय डेफिनेशन वो इम्यूनिटी जो किसी भी होस्ट के अंदर होस्ट का ही इम्यून सिस्टम खुद प्रोड्यूस करता है. तो यदि कोई भी एंटीजन जब बाहर से होस्ट की बॉडी में आता है, फॉरेन बॉडी, तो एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है जिसमें बी सेल्स एंड टी सेल्स एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है होस्ट का स्वयं का इम्यून सिस्टम. तो जब भी वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स दिए जाते हैं तो उसमें एंटीजन ही होता है जो कि होस्ट में जाकर के एक्टिव इम्यूनिटी का जनरेशन करता है. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. यदि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है या आप और डिस्कशन चाहते हैं उसमें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिए, तो इसे हम ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट सीरीज़ में दोस्तों हम बायोकेमिस्ट्री पोर्शन से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस विद डिस्कशन लेकर के आने वाले हैं. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. धन्यवाद.